अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स बिजनेस स्टडीज़ की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस सिलसिले में हम पीटर सिम्पसन की बुक यूज़ कर रहे हैं। और भी कोई बुक यूज़ की जा सकती है। और कंप्लीट वीडियो कवरेज करते हुए हम अभी चैप्टर 10 तक पहुँचे हैं। चैप्टर 10 पूरे एक यूनिट का आगाज़ है जो कि मार्केटिंग का यूनिट है। अच्छा, मार्केटिंग को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि बिज़नेस स्टडीज़ में मार्केटिंग का डिपार्टमेंट का क्या मतलब है। नॉर्मली जो लोग बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड नहीं होते, बिजनेस सब्जेक्ट्स को नहीं पढ़ रहे होते, उनके नज़दीक मार्केटिंग का मतलब होता है एड्स देना, इश्तिहार, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे हो या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो। लेकिन बिजनेस स्टडीज़ में या बिजनेस के कॉन्सेप्ट्स में मार्केटिंग एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। और यूं कहिए कि शायद मार्केटिंग जो है वो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। मार्केटिंग मार्केट से निकला है, यानी मार्केट का ख्याल रखना, मार्केट के एतबार से, मार्केट के हिसाब से चलाना, कारोबार ऐसे चलाना कि वो मार्केट में कामयाब रहे। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, इसी वजह से इसके बहुत सारे रोल्स हैं। तो आम तौर पे मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अंडर में जो मार्केटिंग का डायरेक्टर होता है, मार्केटिंग डायरेक्टर, इसके अंडर में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं सेल्स का डिपार्टमेंट। अभी मैं समझाता हूँ कि ये अलग अलग कैसे हैं। एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं मार्केट रिसर्च। एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है प्रमोशंस। और एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तो यूं समझिए मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है बस इसके पास, प्रोडक्शन ही नहीं है बस इसके पास, और फाइनेंस नहीं है इसके पास। अदरवाइज पूरा कारोबार तो ये चला रहे हैं। एक दफ़ा बन गया तो वहाँ से लेकर एंड टू एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो दिस मीन्स कि ये बिजनेस के बहुत बड़े डिपार्टमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस में से एक है। इसी वजह से सबसे बड़ा जो यूनिट है या सेक्शन है वो मार्केटिंग का ही है। इसके अंदर सबसे ज़्यादा डेप्थ में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको क्लियर हुई होगी सबसे पहले कि मार्केटिंग का मतलब एडवर्टीजमेंट नहीं है। अच्छा जी, सेल्स क्या है? सेल्स होती है कि इस बात को इंश्योर करना कि कोई बंदा ख़रीदने के लिए रज़ामंदी का इज़हार कर दे कि हाँ भाई मैं ख़रीदूँगा। उस वक़्त वो सामान लेकर जाना ज़रूरी नहीं होता, और अक्सर ऐसा होता है कि वो सामान लेकर नहीं जाया जाता। सैंपल्स ले जाए जाते हैं बहुत से केसेस में, लेकिन एक्चुअल गुड्स सेल्स वाले नहीं लेके जा रहे होते। इंटरेस्टिंग बात है। यानी जो सेल्स डिपार्टमेंट है उसका काम है, फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है, सर्फ है, कोई कोई डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट लेके जा रहे हैं तो वो मुख्तलिफ शॉप्स पे जाएंगे। तो मुख्तलिफ शॉप्स के पास उनका जो सेल्स का बंदा है वो जाके लॉक करेगा कि जी आप कितने पैकेट्स लेंगे, 100 पैकेट, 1000 पैकेट, 5000 पैकेट, जितने भी पैकेट पर मंथ आप हमसे कितने ख़रीदेंगे, वो कन्विंस करेगा उसको। सेल्स वाले का काम होता है कन्विंस करना। उसका काम होता है चार्म्स देना। चार्म्स का मतलब क्या है? ऑफर्स, कि भाई आप ये 10 लोगे तो इतना, 20 लोगे तो इतना डिस्काउंट दे दूंगा। तो सेल्स वाले के पास होते हैं जनाब टारगेट्स। इसीलिए इन सारी जॉब्स में सबसे मुश्किल जॉब जो है वो सेल्स की जॉब मानी जाती है। इसके लिए दो काम होना ज़रूरी है। एक तो उन साहब का या साहिबा का पर्सनली लोगों से बातें करके लोगों को कन्विंस करने की सलाहियत उनके अंदर होना चाहिए, वरना सेल्स करना बहुत मुश्किल है। नंबर दो, उनको हाई प्रेशर इन्वायरमेंट में सर्वाइव करना आना चाहिए। आमतौर पे सेल्स के बंदे इंटरनेशनली ही कहा जाता है कि कुछ साल ही सर्वाइव करते हैं, उसके बाद उनको मूव कर दिया जाता है, क्योंकि इतनी टफ और प्रेशर वाली जॉब है कि उसमें बहुत अरसा इंसान सर्वाइव नहीं कर पाता, वो सेहत उसकी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो आपसे कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल
अभी मैं मिसाल दूँ आपको कि एक थोड़े दिन पहले एक कंपनी लॉन्च हुई जो कि बना रही थी मसाज चेयर्स, ठीक है। मसाज चेयर्स बना भी नहीं रही थी, बल्कि बन रही थी किसी और मुल्क में, वहाँ से यहाँ पे लेके आ रही थी, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन खोल ली थी उन्होंने। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि बनेगी वहाँ पे, हम उनसे यहाँ पे लेके आएंगे, हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर यहाँ पे उन्होंने खोल ली थी, तो अब उनका काम था कि मसाज चेयर्स बेचें। उन्होंने मसाज चेयर्स बेचने के लिए एक सेल्स की टीम हायर की। सेल्स की टीम का काम था कि वो लोगों को एक टारगेट को मीट करे। और आपको पता है कि एक बंदे का एक महीने का टारगेट उनका कितना था? एक बंदे का एक महीने का टारगेट 2 करोड़ रुपए था। 2 करोड़, विच इज 10 मिलियन। हर बंदे को एक महीने में 10 मिलियन देने थे। अच्छा, सेल्स के काम में पैसे भी ज़्यादा हैं। सेल्स के काम में सबसे पहले ये कोई नहीं पूछता आपकी क्या क्वालिफिकेशन है। आपने बीए किया है, बीएससी किया है, बीकॉम किया है, कुछ भी नहीं किया। अगर आप बेच सकते हैं तो आप बेच सकते हैं। सेल्स के काम में ये आसानी है कि कोई भी आ सकता है, अगर उसको बेचना आता है, बात करनी आती है, दोस्तियां बनानी आती हैं, तो वो सेल्स का काम कर सकता है। लेकिन टारगेट्स बड़े टफ होते हैं, और जब आप ये टारगेट मीट कर लेते हैं तो अगले महीने क्या होता है? फिर इससे एक ऊपर टारगेट जाता है। अच्छा, टारगेट मीट करने पे आपको कमीशन मिलता है। कमीशन की ख्वाहिश में लोग और ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट मीट करते हैं। ये सेल्स का बंदा जब आपको कन्विंस कर लेगा, अब ये तो मैंने जैसे मिसाल दी आपको एक मशीन की सेल्स की, तो वो क्या करेगा, इनका कोई डिस्प्ले सेंटर होगा, वो आपको डिस्प्ले सेंटर में बुलाएगा, एक आके चेक कीजिए, टेस्ट कीजिए, आपको कन्विंस करेगा, बिक जाएगी तो वो आगे मूव करेगा। अब वहाँ से उसके घर पहुँचाना, डिलीवरी करना, डिप्लॉय करना, चीज़ वहाँ पे लग जाएगी, ये उसका काम नहीं है। अब ये काम हैंडओवर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन वाले को। डिस्ट्रीब्यूशन वाले का काम है कि जितनी जितनी सेल्स जहाँ जहाँ डन हो चुकी हैं, पीछे से कमिट हो चुकी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वाला उन सेल्स को वहाँ तक पहुँचाता है। ये अलग से नेटवर्क होने की ज़रूरत क्यों होती है? हर जगह हर कंपनी में डिस्ट्रीब्यूशन का अलग से नेटवर्क नहीं होगा। जब गुड्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत बड़ी मार्केट में वो फैले हुए होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क बनाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे टपाल ले लें, टपाल टी। अब टपाल टी कराची में कितनी दुकानों पे बिकती होगी? तो ज़ाहिर है हज़ारों लाखों दुकानें हैं जहाँ टपाल टी बिकती होगी। इनका सेल्स का बंदा जा जा के दुकानों से लॉक करता है कि आप कितने पैकेट उठाओगे। जितने वो लॉक करता जाता है, वो फीड करता जाता है कंप्यूटर में एड्रेस के साथ। तो पूरा एक नेटवर्क है जो जो वेयर हाउस से उठाएगा, सुबह उनकी गाड़ी निकलेगी और वो सब जगह डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ पहुंचेगा। तो डिस्ट्रीब्यूट करने वाले का काम अलग है, वो सिर्फ उठाता है यहाँ से और वहाँ पहुँचा देता है। और जो सेल्स करने वाला है उसका काम अलग है। बहुत सी कंपनीज ऐसी भी हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम किसी और को दे देती हैं। यानी टपाल की कंपनी है, टपाल बना रही है, डालडा की कंपनी है, घी बना रही है। उसने कहा कि यार हम बेचें भी खुद, बनाएं भी खुद और डिस्ट्रीब्यूट भी खुद करें। डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़ी मेहनत का काम है, सुबह से निकलें, रोज़ाना सब जगह सामान पहुँचे। तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अपनी आउटसोर्स कर दी। अब एक और साहब है, उन्होंने उनकी डिस्ट्रीब्यूशन ली। इसका मतलब है कि उन साहब ने एक वेयर हाउस लिया जिसमें आकर डालडा के घी के जो है वो हज़ारों डब्बे उतर जाएंगे, और वो हर महीने अपना हिसाब देंगे कि मैंने इतने डब्बे उतरवाए और सेल्स के एक बंदे के मुताबिक इतने इतने डब्बे यहाँ यहाँ पहुँचाता गया। और पर डब्बा के हिसाब से उनको जो है वो कोई कमीशन मिलता रहेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बात समझ में आई? कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम बेचना नहीं होता आम तौर पे। डिस्ट्रीब्यूशन का काम आम तौर पे सामान पहुंचाना होता है। उसके लिए उसको अपनी गाड़ियां तैयार रखनी पड़ती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को अपने वेयर हाउस का ख्याल रखना पड़ता है, डिस्ट्रीब्यूशन को क्वांटिटीज़ का हिसाब रखना पड़ता है। और डिस्ट्रीब्यूशन आम तौर पे एक काम और करता है, वो है कलेक्शन। यानी सामान बेच के तो सेल्स वाला आ गया लेकिन पैसे नहीं लेगा, पैसे डिस्ट्रीब्यूशन वाला कलेक्ट करता हुआ आएगा पीछे से जब सामान पहुंचाएगा। आम तौर पे रिटेल मार्केट में क्या होता है हमारी, कि सामान जिस वक्त आप देते हैं उस वक्त आप कैश नहीं लेते। टपाल या आपने डालडा पहुंचाया तो आप हाथ के हाथ कैश नहीं लेंगे, बल्कि आप कहेंगे डालडा रखो और 1 महीने बाद पैसे दे देना, 15 दिन बाद दे देना। तो ये भी सेल्स के साथ क्या डील हुई होती है, उसके मुताबिक डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो पैसे कलेक्ट करता हुआ चलता है। आमतौर पे रिटेलर यही करता है कि वो सामान उठा लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से और फिर पैसे उनको बिकने के बाद दे रहा होता है। तो यूँ रिटेलर जो है वो फ़ायदे में रहता है। मार्केट रिसर्च एक अलग काम है। मार्केट रिसर्च का मतलब है ये जानने की कोशिश करना कि इस वक्त मार्केट क्या चाहती है। अब इसके बहुत सारे एंगल हैं।
नंबर एक तो ये कि वो कौन सा नया नया गुड या सर्विस है जो मार्केट को चाहिए। जो हमारा एग्जिस्टिंग है वो कैसा चल रहा है, एग्जिस्टिंग की क्या रिपोर्ट है, और फिर वो रिपोर्ट क्यों है, क्या चेंजेस लाए जाएं कि जो और बेहतर हो जाए। हमारा मामला कैसा चल रहा है, कंपेटिटर्स कैसे चल रहे हैं, हमारे मुकाबले में दूसरे लोगों का कितना शेयर है मार्केट में। हम अगर 100 चीज़ें बिकती हैं तो उसमें से कितनी हमारी बिकती हैं और कितनी दूसरे की बिकती हैं। तो मार्केट रिसर्च यहाँ से शुरू करती है कि वो क्या नई चीज़ है जो मार्केट को चाहिए, वो इसको भी रिसर्च करेगी। हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ कैसी बिक रही है वो इसको भी रिसर्च करेगी। हमारी एग्जिस्टिंग चीज़ में कैसा मामला चल रहा है वो इसको भी चेक करेगी। और ऐसा क्यों चल रहा है, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो क्यों रिक्वायर्ड हैं, वो ये भी रिसर्च करेगी। कंपटीशन में क्या हो रहा है वो ये भी सर्च करेगी। कस्टमर फीडबैक कैसा है, तो फीडबैक को भी चेक करेगी। बाज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स में एक अलग से डिपार्टमेंट होता है, वो होता है कस्टमर सर्विस। तो कस्टमर सर्विस जो है वो पूरा का पूरा इस पूरे नेटवर्क पे नज़र रखे होते हैं। ये डायरेक्ट कस्टमर से को अप्रोच करते हैं और पूछते हैं जी आप बताइए क्या फीडबैक है, कैसा महसूस कर रहे हैं। सेल्स वाले ने कोई मिसकमिट तो नहीं किया आपसे, कोई डिस्ट्रीब्यूशन वाले ने टाइम में डिले तो नहीं कर दिया, कोई प्रमोशन ऐसी तो नहीं हो रही जिसको देख के आप ऑफेंड हो रहे हो। तो यूं मार्केट रिसर्च जो है वो पूरा एक अलग से इदारा होता है मार्केटिंग के अंदर जिसका कि काम होता है। और प्रमोशन जो है ये वो है जिसमें एडवर्टाइजिंग और एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड दूसरी चीज़ें आती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सामान हमारी कैसे किस तरह से बिक सकेगा इस बारे में प्लानिंग प्रमोशन वाले करते हैं। तो इसमें वो एड्स भी लगाते हैं, इसमें वो एड्स के अलावा भी प्रमोशंस करते हैं, जैसे कि बंडल सेल्स निकालना, डिस्काउंट्स ऑफ़र करना, मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को प्राइसिंग को देखते रहना कि प्राइस को कहाँ हम कट लगा सकते हैं, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा मज़ीद कस्टमर खींच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के लिए कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, चाहे वो प्राइस कम करके हो या वो फैसिलिटीज़ बढ़ा के हो। तो वो प्रमोशंस का काम होता है। ठीक है जी। तो प्रमोशंस के अंदर भी जैसे मैंने कहा एडवर्टाइजिंग अलग चीज़ है और प्रमोशंस अलग चीज़ हैं। डिपार्टमेंट तो प्रमोशन का ही है लेकिन उसमें एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, और जो सेल्स होती है ये रीजन वाइज होती है, एरिया वाइज होती है कि फलाने रीजन का ये सेल्स मैनेजर है, ये फलाने एरिया का सेल्स मैनेजर है, ये इतने एरिया को कवर करता है, ये पूरे कराची का सेल्स मैनेजर है। तो इस तरह से रीजन वाइज सेल्स मैनेज की जाती है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन का काम ट्रांसपोर्ट है, सेल्स का काम कन्विंसिंग है, वन ऑन वन, और मार्केट रिसर्च का काम मालूमात हम हर वक्त जानते रहना है, और प्रमोशन का काम लोगों को लोगों के दिल में अपने प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह बनाना है कि किसी तरह से लोग उसको पसंद करने लगें समहाउ। अच्छा जी, तो अब वापस आते हैं, मैंने काफ़ी तफसील से आपको एक ना इंट्रोडक्शन दे दिया ताकि जब चैप्टर हम पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें मैं जल्दी से निकालता चला जाऊँ। एक टॉपिक है जिसका जो जो कि है रोल ऑफ मार्केटिंग। रोल ऑफ मार्केटिंग। अच्छा, इससे पहले एक एक्टिविटी है 10.1, वो तो शाबाश जल्दी से कर लें आप, बहुत इजी सी है, तो 5 मिनट में हो जाएगी। वो करके फिर रोल ऑफ मार्केटिंग पे आइएगा। जी जनाब। तो मार्केटिंग का रोल नंबर 1 है आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स नीड। कस्टमर को चाहिए क्या, वो क्या गुड्स और सर्विसेज हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, तो इसके लिए वो मार्केट रिसर्च करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई कस्टमर नीड, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है। इसका मतलब क्या हुआ कि कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए वो देखेगा कि बेस्ट प्राइस और वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है। वैल्यू जो बनती है किसी भी गुड की, अच्छा आप कहें कि मेरा गुड जो है वो तो बहुत हल्का फुल्का सा है, फलाने का गुड तो बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का है। कोई बात नहीं, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी कम है तो आप उसकी प्राइस नीचे ले आओ, वैल्यू बढ़ जाएगी इसकी। तो कस्टमर की नज़र में आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन का बाइस बनेगी।
तो हाउ टू इंक्रीज द वैल्यू, समहाउ बाय रिड्यूसिंग द प्राइस, sometimes by promotions, sometimes by advertisement, sometimes by discussing with the production department कि यार हमें अपने प्रोडक्ट में ये वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, वरना कस्टमर सेटिस्फाई नहीं हो रहा, कस्टमर डिससेटिस्फाई हो रहा है, हमारे पास एक ये चीज़ की कमी आ रही है, इसको चेंज करो। आप लोग डब्बे प्रिंट करके बांट रहे हो, बाकी लोगों ने अपने डब्बों में बड़े खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें लगाई हैं, आपका डब्बा सादा है, इस पे प्रिंट करके तस्वीर भी लगाओ भाई। तो कस्टमर कैसे सेटिस्फाई होगा, ये भी एक काम मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है। फिर बड़ा मशहूर ये मार्केटिंग का एक मंत्रा है कि किसी नए कस्टमर से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हमारा पुराना कस्टमर, क्योंकि पुराना कस्टमर जो है वो ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका, वो जानता है कि प्रोडक्ट कौन सा है, उसको समझ में आया था तभी उसने ख़रीदा था। इसलिए एग्जिस्टिंग कस्टमर को लॉयल बना के रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जो कि आसान नहीं है आज के दौर में। जितना टफ कंपटीशन होगा, लॉयल्टी उतनी मुश्किल होगी। आपने एक जगह से पैंट ली, अगली जगह उससे सस्ती मिली, आपने अगली जगह से ले ली अगली दफ़ा। तो समहाउ इस तरह की, जैसे फिर मैंने कहा, इतना सेटिस्फाइड कस्टमर हो, हर वक्त इसको देखा जा रहा हो कि कस्टमर जो है वो, उसकी लॉयल्टी मेंटेन हो रही हो। अच्छा, ये आइडियल काम लिखे जा रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि कस्टमर लॉयल्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, जहाँ लोगों को पता होता है कि वंस ऑफ सेल है, उसके बाद हमने दोबारा बेचना नहीं है, तो लोगों का बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट होता है मार्केट में। तो लेकिन ये अभी हम जनरल बात कर रहे हैं। तो कस्टमर लॉयल्टी को मेंटेन रखना, उसके लिए कस्टमर से फीडबैक लेना, ये आ गया मार्केट के। मैंने आपसे कहा था मार्केटिंग का एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट और भी हो सकता है, वो कस्टमर रिलेशनशिप्स, कस्टमर सर्विसेज। तो कस्टमर से फीडबैक लेना, कस्टमर को कॉल करना, कस्टमर से मिलना, प्रोडक्ट यूज़ हो जाने के बाद उससे पूछना कैसा रहा, आपको सही लगा, आपको हमारी फीडबैक दीजिए, आपको कैसी लगी हमारी सर्विसेज, आपको कंप्लेन तो नहीं है, आपको प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ सजेशन दीजिए। फिर कस्टमर्स के लिए कोई बाद में भी कोई प्रमोशंस निकालते रहना कि आप हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं, अब हम आपको इसकी वजह से ये दे रहे हैं। रिपीट कस्टमर्स को कोई बेनिफिट्स पहुंचाना। तो समहाउ कस्टमर्स को पक्का बना के रखना, जो एक दफ़ा ले ले वो बार बार ले, इस काम के लिए बाकायदा पूरा ये मार्केटिंग का काम है। फिर कस्टमर लॉयल्टी के साथ ही जुड़ा हुआ है कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर नॉलेज एंड रिलेशनशिप। एग्जिस्टिंग और न्यू कस्टमर्स के बारे में सारी मालूमात जमा करते जाएं। अच्छा जी, आपने हमारा प्रोडक्ट तो ले लिया, ये कौन यूज़ करेगा? आप यूज़ करेंगे, बेगम साहिबा यूज़ करेंगी, किसका डिसीजन इंपॉर्टेंट था इसमें? ये जो गाड़ियाँ ली जा रही हैं, इसमें किसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है, ताकि फिर उसी को टारगेट किया जाए। अगर आपको पता है कि डिटर्जेंट का डिसीजन लेना है, तो किसने लेना है? तो फिर जब आप मार्केटिंग वाले जब एड्स बना रहे होंगे, उनको पता है कि इसका डिसीजन जो है वो खातून खाना ले लेना है, तो वो उसके हिसाब से एड डिज़ाइन किया जाएगा। आप देखिए ना कि जितने भी घी, तेल, कुकिंग ऑयल्स के एड्स होते हैं, उसके अंदर एक ख़ास चीज़ होती है, जितने भी होते हैं, कि एक बहुत खुश खातून होती हैं, खुश, जिनके मियाँ उनसे बहुत खुश होते हैं, उनकी सास उनसे बहुत खुश होती हैं, उनके ससुर उनसे बहुत खुश होते हैं, और वो बहुत अच्छी तैयार भी होती हैं। ये वो एक आइडियल सिचुएशन है जो किसी खातून खाना का ख्वाब होती है, कि मुझसे सारे लोग खुश भी हों, मेरा खाना भी बहुत जायकेदार हो, लेकिन मैं बहुत तैयार भी हूँ, मैं दिखने में भी अच्छी लग रही हूँ। अब आपका कुकिंग ऑयल ये सब कुछ दे नहीं रहा, लेकिन आप इस तरह से अपनी मार्केटिंग कैंपेन प्रेज़ेंट कर रहे हैं कि उनके वो जो ड्रीम्स हैं, उनको आप टच अपॉन कर रहे हैं। Somehow you know about the customer. When you know about your customer, you know कि उनके सॉफ्ट पॉइंट्स क्या हैं, आपको किन एरियाज़ पे उनको अट्रैक्ट करना है। पॉजिटिवली भी, और बाज़ औक़ात जो है वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ अट्रैक्शन भी किया जाता है। पॉजिटिवली का मतलब है कि वाक़ई उनकी जो ज़रूरतें हैं, उसके हिसाब से आप अपने जो पूरा प्रोडक्ट है उसको आहिस्ता-आहिस्ता ढालते चले जाते हैं। तो फिर चेंज चेंज इन नीड्स को एंटिसिपेट करना मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम होता है। देखते रहना कि हालात कुछ बदल रहे हैं, कुछ सिचुएशन चेंज हो रही है। तो
जब मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा होता है तो उसकी वजह से आपके बिजनेस की, प्रोडक्ट की, सर्विस की अवेयरनेस, लोगों को उसके बारे में मालूमात ज़्यादा होती हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहा होता है तो प्रॉफिट्स ज़्यादा होते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट अच्छे से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो मार्केट में आपका शेयर ज़्यादा होता है। आपका इमेज, आपके बारे में लोगों की राय अच्छी होती है। आपका जो है वो न्यू मार्केट डिस्कवरीज का रेट तेज़ होता है। आप हर कुछ अरसे में नई मार्केट या नया प्रोडक्ट निकालते रहते हैं। तो और आपकी जो इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस है, आपका गुड जो है वो हर साल पहले से वो बहुत बेहतर होता है। अच्छा, इसकी एक मिसाल आप देख सकते हैं, आप मोबाइल फ़ोन्स को, कि कभी-कभी बाज़ मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज़ के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के ख़ास डेकेड में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव थे। तो आपको नज़र आएगा कि उनके बारे में सबको मालूमात थी, उसके प्रॉफ़िट्स भी बहुत ज़्यादा थे, मार्केट शेयर भी हाई था, इमेज भी बहुत अच्छा था लोगों की नज़र में, हर साल इम्प्रूवमेंट्स भी ला रहे थे। और जब उनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट थोड़ा-सा माठा पड़ा, हल्का पड़ा, धीमा हुआ, तो आपको नज़र आएगा कि फिर उसके बाद उनकी सेल्स भी डिप हुई, उनकी जो इम्प्रूवमेंट्स भी आना बंद हो गईं, लोगों के नज़दीक उनका इमेज में भी कुछ फ़र्क पड़ा। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सही काम करने और सही ना काम करने से ये फ़र्क पड़ते हैं। अच्छा, अब ये कुछ छोटी-छोटी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, चूँकि पहला चैप्टर है ना तो मुख्तलिफ़ जगहों से ये पिच कर रहा है चीज़ों को, ताकि आपको वो टर्मिनोलॉजीज़, वो बातें पता चल जाएँ जो आगे जाके होने वाली हैं। जैसे कि एक बात है, मार्केट में कस्टमर या प्रोडक्ट या सिचुएशन क्यों चेंज होती है? मार्केट में चेंजेस क्यों आते हैं? तो चेंजेस आने की एक वजह, क्वेश्चन है, व्हाई इज़ देयर अ चेंज इन मार्केट? तो एक वजह होती है कि मार्केट में फैशन चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, टेस्ट चेंज हो गए। अब पहले जिस तरह की चीज़ें बिकती थी उस तरह की नहीं बिकती, तो उसके हिसाब से आपको भी चेंज करना पड़ेगा। पहले बनास्पति घी बिकते थे, अब कुकिंग ऑयल ज़्यादा बिकता है। टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया, तो ज़ाहिर है अब पहले जो है वो गोरिल्ला ग्लास नहीं था, अब गोरिल्ला ग्लास आ गया, तो अब मोबाइल पे लगाना पड़ेगा आपको, आपका कस्टमर भी डिमांड करेगा। लोगों की इनकम चेंज हो गई, अब लोग ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, तो आपको प्रोडक्ट के अंदर जूस ज़्यादा डालने हैं, आपके प्रोडक्ट में लग्जरी ऐड होनी चाहिए। अगर लोगों की इनकम कम हो गई तो आपको अपने प्रोडक्ट को फिर गियर अप करना है, नेसेसिटी की तरफ लेके जाना है कि प्रोडक्ट छोड़ने ना पाए लोग हमारा, उनकी नज़दीक हमारा प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए। तो इनकम चेंजेस की वजह से भी मार्केट में चेंजेस आते हैं। पॉपुलेशन की एज, जो पिरामिड होता है वो चेंज हो जाए, एज पिरामिड चेंज होने से भी मार्केट की नीड्स और मार्केट के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। ये बात नॉर्मल सी बात है, समझ में आती होगी। जिस मार्केट में एजिंग पॉपुलेशन ज़्यादा होगी उसकी डी नीड्स और डिमांड्स अलग तरह की होंगी। प्रोडक्ट्स के अंदर जो है वो थोड़ा सा आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे वो मुल्क जहाँ पे कि गाड़ियाँ बनती हैं और उनकी ज़्यादातर पॉपुलेशन 40 क्रॉस कर चुकी है, तो उन गाड़ियों में कंफर्ट को ज़्यादा मार्केट किया जाता है। उन गाड़ियों में सीट्स हीटेड होती हैं, स्टीयरिंग हीटेड है तो फलानी कंफर्टेबल सीट का कंफर्ट, राइड का कंफर्ट बहुत ज़्यादा पुश किया जाता है। जिन मार्केट्स में उनको पता है कि मिडिल, यानी समझ लें कि 20 से 30 साल के लोग ज़्यादा हैं, वहाँ पे वो स्पीड को, एक्सेलरेशन को जो है वो ज़्यादा मार्केट करते हैं, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो पॉपुलेशन की एज के हिसाब से भी मार्केट में चेंजेस आते हैं और आप उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करते हैं। इसी तरह से मार्केट्स जो हैं वो कुछ अरसे में, जब आप किसी मार्केट में दाखिल होते हैं, आपके पास ये कोर्स में तो शायद ये टर्मिनोलॉजी नहीं होगी, या होगी आगे जाके कहीं आएगी, मैं भी यूज़ कर लेता हूँ। आप जब किसी नए मार्केट में, किसी ऐसी जगह कोई ऐसा प्रोडक्ट लेके जाते हैं जो आपसे पहले कभी नहीं आया होता, तो ऐसे सूरत में आप मार्केट को लीड कर रहे होते हैं। बाज़ कंपनीज स्ट्रेटजी ही ये बनाती हैं कि हम हर 5 साल में एक नया प्रोडक्ट या नया मार्केट सेगमेंट जो है वो उसमें घुसेंगे, और इस स्ट्रेटजी को कहते हैं ब्लू
ओशन स्ट्रैटेजी। ब्लू ओशन क्या होता है? नीला पानी। ब्लू ओशन वो होता है, क्योंकि ओशन के बारे में कॉन्सेप्ट ये ना कि बहुत बड़ा है, खुला है, सब रह सकते हैं, फिर भी बहुत जगह है, नई दुनिया है, वहाँ पे किसी को किसी से झगड़ा नहीं है। यू कैन ऑलवेज लिव पीसफुली देयर बिकॉज एवरीवन विल हैव इनफ स्पेस फॉर देमसेल्व्स। तो आप जब कोई नई चीज़ लेके आते हैं, उससे पहले किसी और ने नहीं की होती, तो उस पूरे पूरे समंदर में आप अकेले राज कर रहे होते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको देख के कंपेटिटर्स उसमें घुसते हैं। जैसे जैसे प्रॉफिटेबिलिटी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है, कंपेटिटर्स उतने ही ज़्यादा उसके अंदर घुसते हैं, और ब्लू ओशन से रेड ओशन बन जाता है। तो कुछ कंपनीज होती हैं, वो ये कहती हैं कि एज वी एंटर अ न्यू मार्केट इट्स अ ब्लू ओशन फॉर अस, और हम 5 साल में अगली मार्केट में कदम रखने के लिए तैयार होंगे, ताकि ये कि हम हमेशा ब्लू ओशन टू ब्लू ओशन चलें। ब्लू ओशन में फ़ायदा क्या है? कंपटीशन नहीं हो रहा होता, क्योंकि वो चीज़ ही नहीं है, तो आप प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है इतनी इनोवेशन हर वक्त करते रहना। तो उसकी बड़ी अच्छी मिसाल आपके लिए आईफोन है, कि उन्होंने ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी से स्टार्ट किया था, लेकिन अब सभी लोग एक जैसे ही मोबाइल बना रहे हैं, और वो एक नई जगह अपने आप को मूव नहीं करवा पा रहे, एक रेड ओशन के करीब आके वो फंस गए। तो मार्केट जो है वो वक्त के साथ साथ कंपेटिटिव होती जाती है, उसमें कॉम्पिटिशन्स बढ़ते जाते हैं। कंपटीशन बढ़ने की क्या वजह होती है? कंपटीशन, वाई कंपटीशन इंक्रीजेस? कंपटीशन सबसे पहले इंक्रीज हो रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी की चीज़ की बढ़ती है, कंपटीशन जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, और लोग भी आना चाहेंगे। नंबर 2, वक्त के साथ साथ आपको पता है ग्लोबलाइजेशन है, इंटरनेट है, ई कॉमर्स है। आप जो बेच रहे हैं, किसी और को भी वो बेचना मुश्किल नहीं है। आपने चाइना से मंगा के एक चीज़ बेची, कल दूसरा ही बेचेगा वो चाइना से मंगा के, उसको कोई मसला नहीं है। तो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट और ई कॉमर्स की वजह से बहुत क्विकली लोग जो हैं वो चीज़ों को मार्केट में ला सकते हैं आपके कंपटीशन में। इसी तरह से जो पहले के मुकाबले में अब के दौर में ट्रांसपोर्टेशन बहुत बेहतर है, तो बहुत जल्दी ही गुड्स को मार्केट में लाया जा सकता है। आपने जब उतारा तो उसके समझ लें कि एक एक हफ्ते में बाद औक़ात लोग जो हैं वो आपके गैप से प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे होते हैं। तो इसलिए मार्केट में कंपटीशन जो है मुस्तकिल फियर्स होता चला जा रहा है। अच्छा, जवाब क्या है इसका? पीछे जो दो बातें हुई, चेंजिंग पैटर्न जो इकोनॉमी में या मार्केट में नज़र आ रहा है, फैशन चेंज हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, इनकम चेंज हो रही है, और कंपटीशन टफ होता जा रहा है। इसका क्या जवाब है? तो इसका जवाब मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ही देना है। जैसे मैंने कहा कि सबसे मेन जो डिसीजन मेकर डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। इवन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी क्या बनाएगा, कैसा बनाएगा, ये सब मार्केटिंग डिपार्टमेंट बताएगा, क्योंकि रिसर्च भी तो वही करता है। हाँ, प्रोडक्शन प्रोसेसेस कैसे मज़ीद रिफाइन हो सकते हैं, ये एक प्रोडक्शन प्रोसेस वाले का अपना काम है। लेकिन क्या बनेगा, कैसा बनेगा, उसका कैसा शेप होगा, उसका कैसा टेस्ट होगा, उसका कैसा डिज़ाइन होगा, उसकी क्या प्राइस होगी, ये सब मार्केटिंग वाला डिसाइड करता है। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा, मार्केटिंग वाला अपने जो कस्टमर रिलेशनशिप है, ये कस्टमर रिलेशनशिप उसको हर वक्त बताता रहता है कि क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज आने वाला है, लोगों की नीड्स में क्या चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से वो अपने आप को हर वक्त तैयार रखता है, इन्फॉर्मेशन से इक्विप रहता है कि अब जो है वो हमें क्या करना है। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि एक बड़ा पुराना रूल है कि 80% ऑफ द सेल्स एग्जिस्टिंग कस्टमर से आती है, और 20% जो है वो न्यू कस्टमर से आती है। तो इसलिए इस पे फोकस करना कि जो हमारे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, इनसे हमारा रिलेशनशिप अच्छे से अच्छा रहे, और ये हमें छोड़ के ना जाए। दूसरा है कि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट्स, इसके लिए R&D करते रहना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन करते रहना, प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाते रहना। अभी पिछले दिनों जो है वो मोबाइल मार्केट हमारे शहर की, मुल्क की काफ़ी बुरे हालात हो गए थे, क्योंकि डॉलर रेट बहुत ऊपर चला गया और सारे मोबाइल बाहर से बन के आते थे, वो बहुत महंगे पड़ रहे थे।
वो मोबाइल जो 20-20 30-30 हज़ार के मिलते थे वो 60-60 70-70 हज़ार के मिल रहे थे। तो लोगों ने ब्रांड न्यू मोबाइल लेना ही छोड़ दिए थे, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आया था। अब इसके हिसाब से बहुत सी कंपनीज जो हैं वो चला रही थी, और कुछ कंपनीज ने अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज की। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ फ़ोन इसलिए महंगा मिल रहा है पाकिस्तान में क्योंकि बाहर से अब इम्पोर्ट होके आता है तो वो बहुत महंगा पड़ता है। उन्होंने ये तय किया कि क्यों ना हम फ़ोन यहीं मैन्युफैक्चर करवा के देखें, और पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान में लेकर आए। और अब वही फ़ोन जो उनका कंपेटिटर 80,000 और 70,000 का बेच रहा है, उन्होंने अभी अभी लॉन्च किया वो 50,000 का। तो एकदम से ही मार्केट पिल पड़ेगी इनके फ़ोन्स के ऊपर कि वाह यार, 70,000 वाला फ़ोन 50,000 का, हालांकि पहले वो फ़ोन 40,000 का था या 35,000 का था, और अब वो 50 का बिक रहा है। लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट सिचुएशन में तो उन्होंने ठीक ठाक मार्जिन ले लिया। किस तरह से? उन्होंने जो है वो इम्प्रूवमेंट करते चले गए अपने हर लिहाज से। उन्होंने देखा कि प्रोडक्ट कैसे बेहतर बना सकते हैं। अभी इस सिचुएशन में प्रोडक्ट बेहतर बनाने की ज़रूरत नहीं है, प्राइसिंग को इम्प्रूव करना है। कुछ भी करके प्राइस को नीचे लाने के लिए क्या क्या इम्प्रूवमेंट हमें करनी पड़ेंगी प्रोडक्शन प्रोसेस में, वो कर ली उन्होंने। फिर उन्होंने जो है वो आप ये कर सकते हैं कि न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स में इम्प्रूवमेंट के साथ साथ न्यू प्रोडक्ट्स लेके आए। ठीक है, ये भी एक चेंजिंग डिमांड्स के साथ साथ आपको चेंज होते रहना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स के साथ। बाज़ औक़ात आप इतने लॉयल होते हैं कि आप उसको छोड़ नहीं रहे होते। हो सकता है जैसे ब्लैक कोला है, अब वो मार्केट में बहुत चलती है जी, बहुत पुश की जाती है, उसकी बहुत मार्केटिंग होती है। लेकिन अगर किसी वजह से लेट्स सपोज़ वाइट कोला की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई और आपकी कंपनी नहीं बनाती, तो ये अच्छा नहीं है। आपको ये देखते रहना है कि मार्केट के हिसाब से अगर कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाना चाहिए तो वो हो जाए। और इसी तरह से जैसे मैंने कहा, उसको लिख भी लेते हैं कि प्राइसेस, कॉस्ट एंड प्राइस, इसको नीचे रखने की कोशिश करनी है। अलावा इसके कि आपका प्रोडक्ट ही ऐसा हो जो हाई प्राइस की वजह से ही बिकता हो। मतलब आप प्रीमियम प्रोडक्ट कह के बेचते हैं, उसकी प्रीमियम सी उसकी लुक हो, प्रीमियम टेस्ट हो, तो उसकी अगर प्राइस एक हद से नीचे आती है तो लोगों के जहनों में वो प्रीमियम नहीं रहता। फिर आप को का कंपटीशन नीचे वालों से होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाती है। तो उसके अलावा नॉर्मल सिचुएशन में आपको प्राइस जो है वो नीचे लानी है। लेकिन प्रीमियम हो या नॉर्मल हो, जो मैंने एक लफ्ज़ यूज़ किया ना, वो आप लोग बार बार जहन में रखिएगा। कस्टमर के नज़दीक आपके प्रोडक्ट की वैल्यू दूसरे प्रोडक्ट से बेहतर होनी चाहिए, और वो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ा के भी की जा सकती है, प्राइस कम करके भी की जा सकती है। तो ये लफ्ज़ कहना कि प्राइस कम करते रहना, प्राइस कम करने की कोशिश करते रहना के बजाय ये कहना चाहिए कि अपने प्रोडक्ट की वैल्यू प्रोपोज़िशन जो है ना, वैल्यू प्रोपोज़िशन को बढ़ाते रहना। उसके लिए आप क्वांटिटी क्वालिटी इंप्रूव करें, क्वांटिटी बढ़ाएँ, या प्राइस डिक्रीज़ करें, या इमेज बेहतर कर लें कि ये एक ऐसी चीज़ है, एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ है, वो ऐसी चीज़ तो मार्केट में मिलती नहीं है। तो समहाउ अपने प्रोडक्ट की वैल्यू अपने कस्टमर की नज़र में बेहतर कर लीजिए। अच्छा जी, अब आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है इसमें कि मार्केट क्या होती है। मार्केट की टर्म्स ये बता क्यों रहे हैं, इसमें जानने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब हम डेप्थ में मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे आगे, पूरा टॉपिक एक सेक्शन का अलग अलग टॉपिक चैप्टर है पूरा। तो ये जनरल चूँकि डिस्कशन कर रहे हैं हम आपकी एक बेसिक नॉलेज बिल्ड करने के लिए। तो मार्केट ना दो तरह से डिफाइन होती है कि मार्केट को हम कहते हैं या तो मास मार्केट है, जहाँ पे आप बेच रहे हैं, जहाँ आपका सामान बिकता है, जिस तरह के कस्टमर्स आपके होते हैं। ये जगह का नाम, दुकान का नाम, इलाके का नाम नहीं है, बल्कि कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो लोग आपका सामान जनरली लेते हैं, उनके दो कैरेक्टर्स होते हैं आमतौर पे, या तो मास मार्केट के होते हैं या फिर वो सेगमेंटेड मार्केट के होते हैं। इसको आप कह लें निश मार्केट के। नीश मार्केट एंड मास मार्केट। मास मार्केट का मतलब होता है कि अक्सर लोग ये प्रोडक्ट लेते हैं। नीश मार्केट का मतलब होता है कुछ कुछ लोग, खास लोगों के लिए प्रोडक्ट बना है। अच्छा, मास मार्केट के एडवांटेज क्या हैं और कौन से प्रोडक्ट मास मार्केट होते हैं? बहुत बहुत मतलब हर प्रोडक्ट मास मार्केट नज़र आएगा आपको। जैसे पेप्सी है, पेप्सी मास मार्केट है। कोक मास मार्केट है। चपाल मास मार्केट है। टी कोई भी ले लें मास मार्केट है। घी, ऑयल, तेल कोई भी ले लें मास मार्केट है। पैनाडोल मास मार्केट है। आपका कोई भी किस्म का पंखा नॉर्मल जो मिलता है मास मार्केट है। मास मार्केट जो है वो उसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होता है। इसके बरखिलाफ दूसरी तरफ आते हैं,
निश मार्केट क्या है? जो कुछ खास लोग ही लेते हैं। उसकी वजह उसकी प्राइस का ज़्यादा होना भी हो सकता है, या कस्टमर नीड्स भी डिफरेंट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे जो है वो एक ख़ास किस्म की बकरी के दाढ़ी के बालों से बनी हुई शॉल चाहिए है, क्योंकि उसके दाढ़ी उस बकरी पहाड़ी बकरी के दाढ़ी के एक ख़ास किस्म की पहाड़ी बकरी के दाढ़ी के बाल बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो बहुत लाइट वेट होते हैं। और जब उनसे शॉल बनती है तो वो पूरी शॉल एक मुट्ठी में आ जाती है, लेकिन उसके बावजूद वो गर्म भी होती है। तो वो एक बड़ी ख़ास चीज़ है, जिसको कि मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे उसका मज़ा महसूस हुआ कि वाह यार क्या बात है इसकी। तो इसको पश्मीना शॉल कहते हैं ना असल में। अब पश्मीना शॉल हर एक नहीं लेगा, हर एक को ज़रूरत नहीं है कि वो इतनी बारीक हो और इतनी हल्की हो और इतनी ख़ास हो, इतनी प्रीमियम हो। पश्मीना शॉल जो है वो बहुत महंगी होती है, 2 3 4 हज़ार की नहीं होती, 20 30 40 50 इस तरह से शुरू होती है पश्मीना शॉल, अगर असली है तो। ये नीश मार्केट है। इसी तरह से आप जो है वो कोई ख़ास किस्म के टेस्ट वाला कोई आइटम निकालें, कोई ऐसा खाना बेच रहे हों जो हर एक नहीं खाता हो, ख़ास लोग ही, कैवियार जैसे होता है। अब आप सर्च कर लीजिएगा ये क्या होता है। या और कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हो आप जो हर एक को नहीं लेना होता। मिसाल के तौर पे फोल्ड वाला फ़ोन, ठीक है। अब फोल्डिंग फ़ोन जो है वो हर एक नहीं लेगा। इसकी इसकी इसके जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने के लिए जो प्राइस इसकी जा रही है, वो प्राइस बहुत ऊपर चली गई, जिसकी वजह से हर कोई नहीं ले सकेगा, कुछ ख़ास लोग ही इसको लेंगे। रेसिंग कार्स हैं, परफॉर्मेंस कार्स जो होती हैं, नीश होती हैं। तो ख़ास तौर पर हमारी मार्केट में, कम से कम अपनी मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो नीश मार्केट, इसके मैंने कहा टर्मिनोलॉजी तो समझा दी मैंने आपको, लेकिन जो डिफरेंस है उसके ऊपर वापस बात करते हैं कि मार्केट में जो सेल्स हैं वो मास मार्केटिंग की ज़्यादा होती हैं। मार्केट में सेल्स जो हैं वो निश मार्केट की कम होती है, जाहिर है कम ही लोग लेते हैं। मास मार्केट में प्रोडक्ट बनाने से क्या होता है, आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल का फ़ायदा उठा सकते हैं। बेनिफिट फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है कि जब आप अपने बिजनेस का साइज बड़ा करें तो उसकी वजह से आपको बचतें होना शुरू हो जाती हैं। तो कॉस्ट आपकी जो है वो पर यूनिट कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों को बेच रहे हैं। तो आपने अपना साइज इतना बड़ा कर लिया कि आपको बनाने में पहले से सस्ता पड़ रहा है। नीश मार्केटिंग में ऐसा कर नहीं सकते, इतना बना ही नहीं सकते, बनाने का लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि इतने लोग लेंगे ही नहीं। मास मार्केटिंग में कहा जाता है कि इतने ज़्यादा डिफरेंट एरियाज और इतने ज़्यादा डिफरेंट लोग ले रहे होते हैं कि आपका रिस्क जो है वो स्प्रेड हो जाता है। यानी फॉर एग्जांपल कराची की मार्केट बैठ गई तो लाहौर की खड़ी हुई है, कोई बात नहीं, पूरे मुल्क में बेच रहे हैं आप, तो कहीं ना कहीं की कम हो गई तो कहीं की बढ़ी हुई है। ग्लोबलाइज कर लिया आपने, पूरी दुनिया में बेच रहे हैं, तो एक मुल्क में इकोनॉमिक हालात ख़राब हुए, वहाँ डिमांड कम हुई, तो दूसरे मुल्क में बेहतर थे, वहाँ आपने चला लिया। जितनी बड़ी आपकी मार्केट का साइज होगा उतना ही रिस्क आपका जो है वो स्प्रेड होगा। यानी स्प्रेड होने का मतलब है कि एक जगह पे सब कुछ डिपेंडेंट नहीं होगा, एक जगह की कमजोरी से दूसरी जगह मुतासिर नहीं होगी, वहां से तो आप कम से कम प्रॉफिट उठा रहे होंगे। ठीक है जी। तो लेकिन मास मार्केटिंग के अंदर एक प्रॉब्लम है। मास मार्केट का मतलब है हर कोई ले रहा है, इसका मतलब है नुकसान क्या है यहाँ पे, निश में, सॉरी इसका रह गया, निश में रिस्क पोटेंशियल हाई होता है, क्योंकि आप कुछ खास लोगों को बेच रहे होते हैं। अगर उनमें आपका प्रोडक्ट नहीं चला तो बस नहीं चला। ऑन द अदर हैंड, जो मास मार्केटिंग की प्रॉब्लम है, नंबर वन, चूंकि वो बहुत आसान, मतलब हर कोई ले रहा होता है, उसकी कस्टमर्स बहुत होते हैं, तो साथ ही उसका कंपटीशन भी बहुत होता है। जब उसमें इतने ज़्यादा लोग बाय करने के लिए तैयार हैं तो फिर उतने ज़्यादा लोग बेचने के लिए भी तैयार होंगे। इसके बरखिलाफ निश में कंपटीशन कम होता है,
क्योंकि जब कस्टमर इतने ज़्यादा नहीं है तो फिर कुछ खास लोग ही उसको बेच रहे होते हैं। मास मार्केटिंग में इतना कंपटीशन होता है कि हर कोई चाहता है कि कस्टमर मेरी तरफ आ जाए, और इतने कस्ट कंपटीशन में अपने आप को सर्वाइव करने के लिए आपको एड्स बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं। जैसे कि समझ लें कि आज अमेज़न पहली दफ़ा खड़ा हुआ और पहली दफ़ा किसी ने जो है वो पेन बेचने के लिए इश्तिहार लगाया, तो एक इश्तिहार लगा, सबने वही इश्तिहार देखा, सबने उसी से पेन खरीद लिया। लेकिन अब अमेज़न पे 1 लाख सप्लायर्स पेन बेच रहे हैं, तो आपका पेन कोई क्यों लेगा? तो जितनी मास मार्केटिंग के अंदर आप घुसेंगे तो फिर आपका प्रोडक्ट के मुकाबले में इतने प्रोडक्ट्स होंगे कि आपको उसको बेचने के लिए एडवर्टाइज करना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा। लोग आपको तभी रिकग्नाइज करेंगे जब आप प्रमोशन करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का की कॉस्ट बहुत हाई होती है। जबकि नीश के अंदर क्या होता है, भाई मैं खास किस्म का आटा इस्तेमाल करता हूँ, वो फलानी दुकान से मिलता है, तो अब वो उसको ऐड लगाने की जरूरत नहीं है, वो खास आटा वहीं से मिलता है। जिस जिसको भी वो खास आटा लेना होता है पता पुतो करके पहुंच जाते हैं लोग। वो वाली मछली वहीं से मिलती है भाई, वो वाली दुकान में मिलती है, अच्छा भाई वहीं पहुंचेंगे सब लोग वो वाली मछली लेने के लिए। तो यूं नीश वाले को एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस निस्बतन कम करना पड़ता है। फिर इसी तरह से जब आप मास मार्केटिंग के लिए बनाते हैं ना, तो आपके प्रोडक्ट की यूनिकनेस खत्म हो जाती है, जबकि नीश में यूनिकनेस होती है। वो कैसे खत्म हो जाती है? आप कह रहे हैं मैं पेप्सी बना रहा हूँ, तो आप 10 लाख पेप्सी बना रहे हैं या 1 करोड़ पेप्सी बना रहे हैं, तो सब एक जैसी बनाएंगे आप, स्टैंडर्डाइज्ड कर देंगे, ठीक है। स्टैंडर्डाइज अच्छी चीज़ होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम होता है कि यार जैसा टेस्ट एग्जैक्टली मैं चाह रहा हूँ उसमें थोड़ी सी चीनी कम हो, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो, थोड़ी सी फिजी ज़्यादा हो, तो वो एग्जैक्टली हर एक के हिसाब से नहीं होती। जबकि नीश के अंदर क्या होता है कि आप उसको कस्टमर्स की नीड के हिसाब से बना रहे होते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको दोनों की साइड्स का बताया कि नीश और मास का फैसला। अब इतना मैंने मास के फ़ायदे बताए, लेकिन उसके बावजूद नीश की अपनी जगह हैसियत है, अपनी एक एक ख़ास बात है। और मज़े की बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्रोडक्ट को नीश से शुरू करते हैं और फिर उसको लोगों की नीड बना देते हैं मास वालों की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है। जैसे मैं मिसाल दूँ मसाज चेयर की, कि मसाज चेयर जब मार्केट में आई थी तो एक नीश प्रोडक्ट थी, कुछ खास लोग लेते थे। एक तो महंगी बहुत होती थी, और दूसरा ये कि हर एक को उसकी ज़रूरत नहीं होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों ने मार्केटिंग भी की, अपनी कॉस्ट पे भी काम किया, और तो एक तरफ उसकी प्राइस को नीचे लेके आए, दूसरी तरफ लोगों में अवेयरनेस इतनी फैला दी कि लोगों ने कहा कि नहीं यार ये तो अच्छी चीज़ें होनी चाहिए। अब ये मास मार्केट के एरा में दाखिल होना शुरू हो गए हैं, नीश से निकल के मास की तरफ जा रहे हैं। तो इट इज़ इंटरेस्टिंग कि किस तरह से लोग नीश पे काम करते हैं, अपने आप को डेवलप करते हैं, और फिर वहाँ से नीश से चीज़ को मास बना देते हैं। जैसे कि इसमें कुछ आपको ऐसे भी मिलेंगे जो कि क्लोथ्स ब्रांड्स हैं जो नीश से शुरू हुए थे, बहुत ख़ास महंगे एक्सक्लूसिव चीज़ बेचते थे, आहिस्ता आहिस्ता सभी को वो चाहिए जी। तो ये हो गई बात। अगला पॉइंट ये है, इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट है, वो ये है कि एक मास मार्केट में भी सेगमेंट्स होते हैं। एक मास मार्केट में भी सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट समझ रहे हैं ना आप, जैसे पाई के अंदर सेगमेंट होते हैं। तो मार्केट सेगमेंट्स के ऐसे कैरेक्टर, एक ही मार्केट में मुख्तलिफ तरह के लोग बाय करते हैं जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूनिक हैं दूसरों से। ठीक है, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ फॉर एग्जांपल कि मैं पाकिस्तान में कार सेलर हूँ, मास मार्केट करता हूँ, हर एक को बेचता हूँ, तो और निश मार्केट नहीं कर रहा, यही निश की कार हो सकता है कि फॉर एग्जांपल फेरारी नहीं बना रहा, मैं टोयोटा हूँ, मैं होंडा हूँ। तो उसके बावजूद भी मेरी मार्केट में कुछ सेगमेंट है। एक सेगमेंट है मेरा फैमिली कार चाहिए कुछ लोगों को। एक सेगमेंट है मेरा स्मॉल कार चाहिए कुछ लोगों को। एक सेगमेंट है मेरा किसी को ऑफ रोडिंग के लिए गाड़ी चाहिए। एक सेगमेंट है मेरा कि किसी को जो है वो एसयूवी चाहिए। तो ये सेगमेंट्स हैं, और ये सेगमेंट मुख्तलिफ वजूहात से बनते हैं।
फैमिली कार वाले कुछ खास लोग होते हैं, उन अक्सर लोग जो फैमिली कार वाले होते हैं उस तरह के डिसीजन ले रहे होते हैं एक जैसे। स्मॉलर कार वाले किसी वजह से स्मॉलर कार की तरफ जा रहे होते हैं। तो एक ही, हालांकि कंपनी वही है, लेकिन वो मुख्तलिफ मार्केट के सेगमेंट्स के हिसाब से मार्केट को तोड़ के क्या कर पा रही है कि वो अपने प्रोडक्ट में वेरिएशन ला पा रही है, जो कि प्रॉब्लम था मास मार्केटिंग का, कि मास मार्केट जो है वो पूरी मार्केट से एक ही प्रोडक्ट के थ्रू डील कर रही थी और नीश करना चाह नहीं रही थी वो, वरना उसको प्रोडक्ट महंगा हो जाता। सेगमेंट करने से फ़ायदा हुआ कि मुख्तलिफ तरह के कस्टमर्स को केटर फॉर करना शुरू कर दिया उसने। उसने देखा कि इस मार्केट में कितनी मुख्तलिफ तरह के बड़े बड़े सेगमेंट्स हैं लोगों के, और उसके हिसाब से अपने आप को टेलर किया। गाड़ी बनाने वाले ने एक गाड़ी बनाई, बना दी और बेचना शुरू कर दी। कुछ ले रहे थे, कुछ नहीं ले रहे थे। मार्केट रिसर्च से पता चला कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि 7 सीटर चाहिए। ओके, उन्होंने रिसर्च की और एक अलग से गाड़ी निकाली 7 सीटर के लिए। मार्केट में 10% ऐसे थे जो ये लेते थे, 10% तो गैप से कर लिए इसने। उसने कहा मार्केट में बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब के लिए रोज अप एंड डाउन करते हैं, उनको फ्यूल इकोनॉमी चाहिए और रोड पे कंजेशन की वजह से गाड़ी बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के 30% लोग एग्जिस्ट करते हैं। इन्होंने 30% के हिसाब से एक स्मॉलर कार ही बना दी। उन्होंने कहा 20% या 10% ऐसे भी हैं जिनको कि ऑफ रोडिंग के लिए चाहिए। उन्होंने कहा 20% ऐसे भी हैं जिनको कि एसयूवी चाहिए। जब उन्होंने मार्केट में रिसर्च किया, पता चला कि मुख्तलिफ तरह की गाड़ियाँ, ये मेजर मेजर कैटेगरीज ये बनती हैं। उन्होंने इसके हिसाब से अपनी गाड़ियों को एडजस्ट किया। तो जो आप मार्केट में सेगमेंटेशन करते हैं, इससे क्या होता है कि फिर आप वही एक ही प्रोडक्ट सबको नहीं बेच रहे होते, बल्कि सबके हिसाब से प्रोडक्ट को थोड़ा टेलर कर पाते हैं। ये ऐसा भी नहीं है कि एक एक कस्टमर के हिसाब से अलग अलग टेलरिंग हो रही है, वो तो बहुत महंगा पड़ता है। लेकिन कम से कम बड़ी मार्केट के कुछ छोटे टुकड़े कर लेने से आपके लिए आसान हो गया कि आपने कस्टमर नीड को ज़्यादा टारगेट कर लिया। सेगमेंटेशन करने का एक तरीका हो सकता है सोशो इकोनॉमिक, अमीर गरीब, आसान सी बात है। ठीक है, सेगमेंट का एक तरीका हो सकता है एज। सेगमेंट का एक तरीका हो सकता है रीजन का। सेगमेंट का एक तरीका हो सकता है जेंडर। सेगमेंट का एक तरीका हो सकता है बाय यूज। जैसे मैंने कहा बाय यूज है, फैमिली का काम अलग है, छोटी गाड़ी का काम अलग है, और फिर ये बाय यूज सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट का एक तरीका हो सकता है बाय लाइफस्टाइल। और दो ये सोशियो इकोनॉमिक से करीब है, लेकिन इसको अलग से केटर किया गया है। अच्छा जी, अब ज़रा सबसे पहले तो आप मुझे एक काम कीजिए, असाइनमेंट में अभी आपको क्लास में करने के लिए दे रहा हूँ, कि आप में से हर बच्चा कोई एक प्रोडक्ट सोचे, एक कोई कंपनी सोचे, और फिर उसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स और उस सेगमेंट से रिलेटेड उसके मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके देखें। एक मिसाल मैंने दे दी, वो टीचर आपको और समझा देंगी। कि गाड़ियों की मिसाल लेते हैं, बाय एज गाड़ियों में सेगमेंटेशन होती है, यस होती है। मैंने बताया था कि ज़्यादा कंफर्टेबल गाड़ियाँ बनाई जाती हैं ज़्यादा एजड लोगों के लिए, और ज़्यादा स्पोर्टी गाड़ियाँ बनाई जाती हैं ज़्यादा यंग लोगों के लिए। रीजन के हिसाब से होती है गाड़ी में सेगमेंटेशन। इस्लामाबाद की गाड़ियाँ डिफरेंट होंगी, कराची की अलग होंगी, जापान की अलग होंगी जी। सड़कों का क्वालिटी अलग है, गाड़ी की रिक्वायरमेंट अलग है उनकी। वहाँ हिली एरिया ज़्यादा है, यहाँ पे स्ट्रेट रोड ज़्यादा है, तो हिली एरिया के हिसाब से गाड़ी को डेवलप किया जाएगा। वहाँ स्नो ज़्यादा है, यहाँ स्नो नहीं है, स्नो के हिसाब से गाड़ी को एडजस्ट किया जाएगा। तो रीजन वाइज अलग अलग तरह की गाड़ियों की नीड्स हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। जेंडर वाइज अलग अलग तरह की गाड़ियों की नीड्स हो सकती हैं। कि आपको पता है कि जो मस्कुलिन जेंडर है उनको कुछ चीज़ें आसान होती हैं, फेमिनिन जेंडर को हमारे माशरे में कुछ चीज़ें मुश्किल होती हैं। तो जिसके लिए जो चीज़ें मुश्किल हैं और दूसरे के लिए जो चीज़ें आसान है, उसको सपोर्ट करते हुए। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी सोसाइटी में चूँकि ख़वातीन को गाड़ी चलाने का मौका कम मिलता है, तो वो गाड़ी चलाने में थोड़ा-सा शाय होती हैं, चूँकि मौका कम मिला है, बचपन से नहीं चलाई हुई। उसकी वजह से उनको रोड पे गाड़ी चलाने में एक प्रॉब्लम हो रही होती है। इनको रोड असिस्टेंस दे दो भाई। तरह-तरह के वो फीचर्स निकालो कि आप जब रोड पे आएँगी तो आपको लेन असिस्ट मिलेगा, आपको ये पता चल जाएगा कोई आपकी गाड़ी के करीब से तो नहीं गुज़र रहा, आपको जो है वो हर तरह की जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली असिस्टेंस मिल रही होगी, तो ये खुश हो जाएँगी। और इनको जो दूसरी जेंडर है इनको क्या चाहिए, ये तलाश करो कि भाई इनको जो है फलानी लाइट कंट्रोल करनी चाहिए चाहते हैं, वो फलानी तरह का सस्पेंशन चाहते हैं। तो जेंडर वाइज भी बाज़ औक़ात मार्केट गाड़ियों की चूँकि मैं बात कर रहा हूँ, तो इसलिए जेंडर वाइज भी जी गाड़ियों में फ़र्क होता है, कलर कॉम्बिनेशन का फ़र्क होता है।
कि जेंडर वाइज कलर कौन सा पसंद आता है मर्दों को और कौन सा औरतों को पसंद आता है, इसमें फ़र्क है। किस तरह की सीट्स की हाइट मर्दों के लिए बेहतर रहती है, किस तरह की सीट्स की हाइट और कुशनिंग औरतों के लिए बेहतर रहती है। इसी तरह से बाय यूज़, जैसे तो मैं बता ही दिया आपको कि फैमिली के हिसाब से अलग हो सकती है। तो एक गाड़ी को लेके मैंने बताया कि हर तरह के सेगमेंट की एग्जांपल दे दी मैंने। बाय लाइफस्टाइल, आप चाहते हैं जी मेरा लाइफस्टाइल बहुत ऊंचा है तो मैं, मेरी गाड़ी देख के ही लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी बहुत महंगी है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आप अपने लाइफस्टाइल से बता सकते हैं, सोशो इकोनॉमिकली बता सकते हैं। आपका लाइफस्टाइल आउटडोर घूमने का ज़्यादा है, आप जो है वो हर वक्त ऑफ रोडिंग करते हैं, आप पूरे मुल्क में घूमते रहते हैं, आपको अलग तरह की गाड़ी चाहिए होगी। आप सिर्फ अपने ऑफिस से घर से ऑफिस जाते हैं तो आपको अलग तरह की गाड़ी चाहिए होगी। तो गाड़ी को लेके मैंने हर तरह के सेगमेंट पे अप्लाई कर दिया। क्या कोई और भी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कि मुख्तलिफ लोगों के लिए प्रोडक्ट्स, वेरीड प्रोडक्ट्स कंपनी ने अवेलेबल किए हों? कोई एक दो तीन चार कुछ मिसालें निकालिए, ये आपका असाइनमेंट अभी का क्लास में करने का। ये कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये पैदा होता है कि पोटेंशियल बेनिफिट्स मार्केट सेगमेंटेशन के क्या हैं। तो वो तो मैंने जब मार्केट सेगमेंटेशन दिखाया तो उसमें बताया, आपको समझाया कि किस तरह से मार्केट के मज़ीद लोगों को, एक प्रोडक्ट बनाते, एक गाड़ी बनाते तो शायद ये 100 लोग ना खरीदते, लेकिन जब आपने उसकी वेरिएशंस निकाली तो अब वो लोग भी खरीद रहे हैं जो पहले सोच रहे थे कि शायद ये प्रोडक्ट हमें सूट नहीं करेगा। तो सेल्स बढ़ेगी, मार्केट शेयर बढ़ेगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, इसी तरह से पेज नंबर 139 पे एक केस स्टडी है, छोटी सी केस स्टडी है, मज़ेदार सी, और उसके नीचे एक्टिविटी 10.4 है। तो ये शाबाश जल्दी से कर लें, छोटा सा केस है साबुन के बारे में। तो ये अभी जो मैंने इतना एक्सप्लेन किया ना, ये आप बड़े अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हमसे बात की जा रही है कि मार्केट सेगमेंट करने के लिए आप क्या करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो आप उसको किस तरह से मार्केट सेगमेंट करें। तो सबसे पहले तो मार्केट सेगमेंट ऐसा नहीं होगा कि चार बंदे जो हैं उनमें एक और मिले जो कि एक नया टाइप का प्रोडक्ट चाह रहे हैं। चार बंदे काफ़ी नहीं है मार्केट को सेगमेंट करने के लिए। मार्केट के सेगमेंट में उसका मार्केट के अंदर बड़ा मेजर शेयर होना ज़रूरी है। तो आपको मार्केट का सबसे पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। सेगमेंटेशन कैसे होगी? सबसे पहले एनालाइज द मार्केट, इट्स साइज एंड साइज ऑफ इट्स सेगमेंट्स। अच्छा, सेगमेंट्स जब निकाले जाते हैं ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा चाय, चाय पीने वाले कौन कौन है, टपाल कौन कौन खरीदता है, या टी मैं लेके आ रहा हूँ तो टी में ही बात करता हूँ, टपाल की बात नहीं करता। टी कितने लोग पीते हैं, मैंने उनकी डिटेल मालूम करना शुरू कर दी मार्केट रिसर्च से, और ख़ुद से ही उसको नॉन सेगमेंट्स में तो कम से कम बांटा कि आप बताइए आपका नाम क्या है, आपका नाम ये, आपकी एज कितनी है। अब मैंने 5 लाख लोगों से पूछा, 5 लाख लोगों से नहीं पूछते वैसे, ये चंद हज़ारों में काम हो जाता है। आपकी एज कितनी है, अब एज वाइज किसी ने बताया 10 साल, किसी ने बताया 20 साल, किसी ने बताया 50 साल, तो सेगमेंट बन गए कि जी 50 साल वाले ज़्यादा हैं, 20 साल वाले इतने हैं, 5 साल वाले इतने हैं। ओके, 5 साल वालों कैटर नहीं करते तो वह हैं ही बहुत कम। ठीक है, मैंने पूछा आपकी इनकम कितनी है, आप कौन से इलाके में रहते हैं, आप किस शहर में रहते हैं, बहुत सारे सवाल कर लिए मैंने। इन सवालों से ऑटोमेटिकली मेरा डेटा डिसएग्रीगेट हो गया। तो रिसर्च टू डिसएग्रीगेट, जमा हुए हुए डेटा को फैला के मैंने टुकड़े टुकड़े कर दिया, सेगमेंट कर दिया डेटा को, क्योंकि मैंने सवाल इस तरह से किए कि इससे लोगों की क्लासिफिकेशन हो गई कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो कितने मुख्तलिफ एज के लोग, कौन कौन सी एज के लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस डिसएग्रीगेशन में जो हायर लेवल के सेगमेंट्स बनेंगे कि ये लोग ज़्यादा हैं 3 तरह के जो कि यूज़ करते हैं, इन्हीं को कैटर करने के बारे में प्लान कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं जो हूँ सबसे पहले तो अपना प्रॉपर एनालाइज करूँगा मार्केट को कि मेरे मुख्तलिफ सेगमेंट्स पोटेंशियल क्या क्या हैं। नंबर 2, मैं ये भी देखूँगा कि जो प्रोडक्ट मैं लेके आ रहा हूँ उसमें मेरा इमेज क्या है। अब ये आगे डिटेल में डिस्कस होगा अगले चैप्टर्स में। सेगमेंट करते वक्त इमेज का ख्याल किया जाएगा। क्या मतलब, क्या मेरा इमेज है कि मैं चीप चीज़ें बनाता हूँ, ये एक सेगमेंट है, या मैं क्वालिटी गुड्स बनाता हूँ, ये एक सेगमेंट है।
एक ही कंपनी दोनों के लिए काम कर सकती है? क्या मेरा इमेज है कि मैं टेक चीज़ें हर दफ़ा नई से नई टेक मेरे पास आती है, या मैं रिलायबल चीज़ें ज़्यादा बनाता हूँ? ठीक है, जैसे पुराने ज़माने में एक था ना, बाटा का जूता टूटता नहीं है, भाई ले लो। तो इस तरह से आपने अपने आप को किस सेगमेंट, कौन कौन से सेगमेंट एग्जिस्ट करते हैं और किन किन सेगमेंट्स में आपने अपने आप को प्लेस करना है। बड़ी अच्छी सी मिसाल है, थोड़े दिन तकरीबन 3 साल 4 साल 3 साल पहले 3 4 साल पहले बाटा ने अपने आप को हाई एंड में प्लेस करने की कोशिश की थी, तो लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हुई और कंपटीशन उसकी वजह से इनके हाथ से निकला बहुत सारा। तो वापस उन्होंने अपने आप को रिपोजिशन किया और अब वो लो एंड पे वापस आ गए, मास मार्केट पे वापस आ गए। तो इस तरह के आप अपनी अपने इमेज को देखते हैं, अपने इमेज को देखते हुए डिसाइड करते हैं कि मैंने कोई 2-3 सेगमेंट्स उठाने हैं इसमें, या मैं एक ही सेगमेंट उठाऊंगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर अपने हाई एंड सेगमेंट को उन्होंने उन्होंने देखा था कि वो हाई प्राइस सेगमेंट है, क्यों ना हम अपने आप को उसके हिसाब से गियर करें। उन्होंने गियर किया, लेकिन हाई एंड में उनका इमेज ऑलरेडी इतना अच्छा नहीं बना हुआ था, तो उतना नहीं उनकी सेल्स हुई। तो उन्होंने अपने आपको री ब्रांड किया और जो लो प्राइस थे उसमें मेन अपने आप को सेल किया, और जो हाई प्राइस मार्केट थी उसमें अपने दूसरी ब्रांड्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया। ठीक है, इसी तरह से आप ये भी देखते हैं कि सेगमेंट्स तो हैं, लेकिन क्या हर सेगमेंट में एंटर होना मेरे लिए पॉसिबल होगा, फीजिबल होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा? तो फीजिबिलिटी भी देखी जाएगी, फीजिबिलिटी भी देखी जाएगी कि ये सेगमेंट मेरे लिए किस तरह से कारआमद होगा या नहीं होगा। इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास है कि हाँ भाई एक सेगमेंट ये भी है, एक ये भी लोग हैं जिनको कि 10 रुपए का जूता चाहिए, लेकिन मैं नहीं बना सकूंगा, क्या करूं? तो यूं हमने ये बात समझी कि सेगमेंट्स कितने इम्पोर्टेंट हैं, और सेगमेंट को लेकर आपको अच्छा खासा आप एक अपने प्रोडक्ट को की रीच, लोगों में उसका इमेज काफ़ी बढ़ा सकते हैं। इसी को लेकर 10.5 एक्टिविटी है, और इसी को लेकर डिस्कशन पॉइंट्स हैं पेज नंबर 141 पे, एक छोटा सा केस है, तो ये प्लीज़ आप लोग पढ़िए, इससे मेरी बातें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। पेज 141 पे बहुत अच्छा सा एक छोटी सी डायग्राम भी है, जिसमें मार्केट सेगमेंट्स की के मुख्तलिफ तरीके लिखे हैं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। यूँ हमारा ये चैप्टर आज का ख़त्म हुआ, जिसमें इंट्रोडक्शन टू द मार्केटिंग और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी डिस्कस हुई थी। अब हम नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे इन डेप्थ के मार्केट रिसर्च क्या होती है, मार्केट रिसर्च कैसे की जाती है, उसका क्या रोल है। तो फिर हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात करते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।